यार मैंने उसे फ्लाई होते हुए देखा यार, देखते ही मेरा दिल लग गया उससे। मुझे भी ड्रोन बनाना है भाई। मेरा सारा पार्ट्स मैंने मंगवा लिया, बट मुझे पता ही नहीं कि मैं फ्लाइट कंट्रोलर कौन सा मंगवाऊं यार। बहुत कंफ्यूजन है दिमाग में यार। मैंने ऑनलाइन सर्च किया, बहुत सारा फ्लाइट कंट्रोलर है। किस फ्लाइट कंट्रोलर का यूज करूं समझ नहीं आ रहा भाई। कुछ बता दो, कुछ बता दो यार मुझे। हे ब्रो, तुम महंगा फ्लाइट कंट्रोलर यूज कर लो। महंगा फ्लाइट कंट्रोलर में आपको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा। अरे ऐसा क्या यार, मेरे पास तो बजट भी कम है। भाई देखो, तुम सस्ता फ्लाइट कंट्रोलर यूज कर लो। सस्ता फ्लाइट कंट्रोलर यूज करोगे, तुम फर्स्ट टाइम ड्रोन बना रहे हो, शायद फ्लाई ना करे। हे ब्रो, अगर तुमको सस्ता फ्लाइट कंट्रोलर यूज करना है तो तुम के फ्लाइट कंट्रोलर यूज करो। के फ्लाइट कंट्रोलर को बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा हाईटेक XYZ के चैनल पे। भाई वो किस चिड़िया का नाम है हाईटेक XYZ? देखो भाई, तुम CC3D यूज कर लो। के से ज्यादा स्टेबिलिटी तुम्हें उसमें मिलेगा और उसे तुम पीसी से प्रोग्राम कर पाओगे। परिंदे का नाम है यार CC3D। भाई CC3D बिल्कुल मत यूज करना, क्योंकि उस पे वीडियो बना ही हुआ नहीं है। तुम प्रोग्राम कैसे करोगे? अबे पागल समझो क्या मुझे? भाई प्रोग्राम नहीं कर पाओगे, फॉरेन का वीडियो है ना। तुम क्या करो, APM फ्लाइट कंट्रोलर यूज अबे कर लो। APM यार, ये बहुत मस्त फ्लाइट कंट्रोलर रहेगा। इसके बारे में तो मैंने इतने YouTube पे वीडियोस देखे कि मैंने समझ ही नहीं सकता हूँ। मैं तो उसे इजीली कर लूंगा यार। भाई APM बिल्कुल मत लेना भाई, उसमें नए नए तरह का बीमारी, वो पैरालाइज है, वो यार, अलग अलग तरह ऐसा का क्या हो बीमारी गया देता है उसपे? ऐसे में। यार तो तुम बता भाई दो। भाई तो फिर पिक्सॉक यूज कर लो। गर्दा फ्लाई होगा। पिक्सॉक यूज भाई कर सकते भाई नहीं, पिक्सॉक यूज मत करना। उसका प्रोग्रामिंग बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड। लेकिन भाई सुनने में आता है कि पिक्सॉक में भी बहुत प्रॉब्लम आता है। भाई एक काम करो, नाजा एम लाइट यूज कर लो। गर्दा सेटिंग वूटिंग सब भाई इजी ये है तो भाई। DJI का है यार, ये तुमने सही बोला। DJI नहीं का नहीं फ्लाइट नहीं, कंट्रोल और बहुत अच्छा मस्त। और अच्छा फ्लाइट कंट्रोलर है आपके पास। आप नाजा V2 यूज कर सकते हो, उससे आप अरे और यार, ज्यादा यार, stability भाई मिलेगा। हाँ भाई, नाजा वीडियो यूज कर लो। पर बस गर्दा बस मार्केट यार, बस यार, मैंने गलती कर दिया तुम लोगों से पूछ के यार। मैं खुद डिसाइड कर लेता हूँ। ठीक है भाई। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फ्लाइट कंट्रोलर को लेके कंफ्यूज हो चुके हैं कि उन्हें किस फ्लाइट कंट्रोलर को यूज करना चाहिए, कौन सा फ्लाइट कंट्रोलर बहुत ही बेस्ट होता है और कौन सा फ्लाइट कंट्रोलर हमें क्या क्या फंक्शंस मिलता है। तो गाइस, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, क्योंकि वीडियो को अगर लास्ट तक नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को सबसे पहले वीडियो मिल सके। जब भी आप किसी ड्रोन को बनाते हो तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है एक फ्लाइट कंट्रोलर, क्योंकि फ्लाइट कंट्रोलर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका ड्रोन कितना स्टेबल होगा और आपको उस ड्रोन में कितना सारा फंक्शंस मिलने वाला है और कितना एडवांटेज मिलने वाला है, और उस फ्लाइट कंट्रोलर से बनाए हुए ड्रोन से आप किस किस तरह का वर्क करा सकते हो। तो गाइस, यहाँ पे एक फ्लाइट कंट्रोलर का जो सिलेक्शन है, एक फ्लाइट कंट्रोलर को सेलेक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है उन लोगों के लिए जो लोग बिगिनर्स है, क्योंकि बिगिनर्स को उतना फ्लाइट कंट्रोलर के बारे में डीपली पता नहीं होता है। और गाइस, हर फ्लाइट कंट्रोलर के रिगार्डिंग बहुत सारा आपको वीडियोस मिल जाएगा। तो हर वीडियो में जो बंदा है जो उस फ्लाइट कंट्रोलर को यूज कर रहा है, वो बंदा यही बोलता है कि ये फ्लाइट कंट्रोलर बहुत ही अच्छा है। जो बंदा जिस फ्लाइट कंट्रोलर को यूज कर रहा है, चाहे तो उसके बारे में बहुत ज्यादा अच्छाई करता है, चाहे तो उसके बारे में बहुत ज्यादा बुराई करता है। तो यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किस फ्लाइट कंट्रोलर को हमें लेना चाहिए। गाइस, फ्लाइट कंट्रोलर को सेलेक्ट करने से पहले हमें यह चीज देखना होगा कि जिस फ्लाइट कंट्रोलर को हम यूज करना चाहते हैं, उस फ्लाइट कंट्रोलर से हमें क्या वर्क कराना है, किस पर्पस के लिए हमें उस ड्रोन को बनाना है जिसमें हम उस फ्लाइट कंट्रोलर को फिक्स करने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पे किसी भी फ्लाइट कंट्रोलर को जो सिलेक्शन होता है, तो इसमें हमको पहले समझना होगा कि फ्लाइट कंट्रोलर अच्छा कौन होता है। तो गाइस, ये बोलना है कि कोई फ्लाइट कंट्रोलर अच्छा है और कोई फ्लाइट कंट्रोलर बुरा है, ये बहुत ही गलत है। हर फ्लाइट कंट्रोलर खुद में एक अच्छा होता है, हर फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर कुछ ना कुछ खराबी होता है। तो गाइस, बहुत सारा फ्लाइट कंट्रोलर है जिसमें बहुत ज्यादा एडवांस फीचर्स मिलता है, बहुत सारा फ्लाइट कंट्रोलर है जिसमें हम लोग को बेसिक फीचर्स मिलता है पर बहुत ही अच्छा फीचर्स मिलता है, बहुत सारा फ्लाइट कंट्रोलर जिसमें बहुत सारा फंक्शन है बट वो फंक्शन अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। बहुत सारा ऐसा फ्लाइट कंट्रोलर जिसमें फंक्शन तो बहुत लिमिटेड है बट वो बहुत ही एडवांस तरीके से बहुत ही परफेक्ट वर्क करता है। तो गाइस, यहाँ पे किसी भी फ्लाइट कंट्रोलर को चूज करने से पहले हमें यह देखना होगा कि हमारा बजट कितना है, क्योंकि बजट जो है वो बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि आप अगर किसी फ्लाइट कंट्रोलर को खरीदना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उसके जगह में पैसा वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा कितना बजट है उस फ्लाइट कंट्रोलर को खरीदने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप अगर बजट रहेगा आपके पास तभी आप फ्लाइट कंट्रोलर को खरीदोगे, और फ्लाइट कंट्रोलर को खरीदोगे तभी आप उसके बारे में जान पाओगे या फिर उसको अपने ड्रोन पे यूज कर पाओगे।
तो यहाँ पे हम सबसे पहले बताते हैं उन लोगों के बारे में जिसका बजट बहुत ही कम है, जिनका बजट 1000 से 2000 के बीच में है। वो लोग एक ऐसा फ्लाइट कंट्रोलर बाय कर सकते हैं जिस फ्लाइट कंट्रोलर में हमें ज्यादा एडवांस फंक्शन नहीं मिलता है, एक बेसिक फंक्शन मिलता है जिससे कि हम बनाए हुए ड्रोन को सिर्फ फ्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल फ्लाई के लिए हम ड्रोन बना सकते हैं। उस फ्लाइट कंट्रोल में हमें कोई भी एडवांस फंक्शन नहीं मिलने वाला है, पर ऐसा भी नहीं है कि उस फ्लाइट कंट्रोल से बनाए हुए ड्रोन में हमें स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा। गाइस उसमें भी हमें बहुत ही अच्छा स्टेबिलिटी मिलने वाला है। तो गाइस यहाँ पे हमारा 2 फ्लाइट कंट्रोलर है जो कि बहुत ही अच्छा फ्लाइट कंट्रोलर है, जिसे बिगिनर्स यूज करना बहुत ही अच्छा पसंद करते हैं। तो गाइस उस फ्लाइट कंट्रोलर में भी 2 फ्लाइट कंट्रोलर में एक फ्लाइट कंट्रोलर उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास लैपटॉप या पीसी है, क्योंकि उस फ्लाइट कंट्रोलर को हमें लैपटॉप या पीसी से प्रोग्राम करना पड़ता है। और उस फ्लाइट कंट्रोलर का नेम है CC3D, जो कि 1200 रुपए के अंदर आ जाता है, 1200 रुपीज के अंदर हम लोगों को मिल जाता है। और गाइस दूसरा जो फ्लाइट कंट्रोलर वो है KK 2.1.5 फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड। इसका प्राइस 1500 है, जिसे हमें प्रोग्राम करने के लिए कोई भी लैपटॉप या पीसी का जरूरत नहीं होता है। उसे हम डायरेक्टली बोर्ड में स्विचेस होता है, जिस स्विच से हम उसे सेटअप कर सकते हैं। गाइस ये जो फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है वो CC3D के कंपैरिजन में थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि CC3D में KK से ज्यादा अच्छा स्टेबिलिटी मिल पाता है। तो गाइस यहाँ पे उन लोगों के लिए, उन दोनों लोगों के लिए जिसके पास लैपटॉप है और जिसके पास लैपटॉप या पीसी नहीं है, तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको CC3D लेना है या फिर आपको KK फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड लेना है। अगर आपका बजट 3000 से प्लस है या 3000 तक है तो आप APM फ्लाइट कंट्रोलर यूज कर सकते हो। गाइस APM फ्लाइट कंट्रोलर जो है वो भी बहुत ही अच्छा फ्लाइट कंट्रोलर है, उसमें भी बहुत अच्छा हमें फ्लाइट मिल जाता है। बट यहाँ पे APM फ्लाइट कंट्रोलर, अगर आप 3000 के अंदर APM फ्लाइट कंट्रोलर खरीदते हो तो सिर्फ 3000 के प्राइस में आपको APM फ्लाइट कंट्रोलर मिलेगा। इसमें सिर्फ आपको जो पिछला वाला 2 कंट्रोलर मैंने बताया था KK और CC3D, इन दोनों फ्लाइट कंट्रोलर से सिर्फ एक फीचर्स आपको ज्यादा मिलने वाला है, वो है बैरोमीटर सेंसर इसमें आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपका ड्रोन जो है वो हाइट मेंटेन करके रख सकता है और आप एक हाइट में अपने ड्रोन को फ्लाई कर सकते हो। आपका ड्रोन जो है वो ऊपर या नीचे नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग को बैरोमीटर सेंसर सिर्फ मिलने वाला है 3000 का अगर आपका प्राइस है तो। अब बात करते हैं कि अगर आपका प्राइस इससे भी ज्यादा है, आपका बजट इससे भी ज्यादा है, तो आप यूज कर सकते हो DJI NASA M Lite फ्लाइट कंट्रोलर विदाउट GPS। अगर आप विदाउट GPS यूज करते हो तो यहाँ पे आपको जो प्राइस लगने वाला है वो है 5500। 5500 के अंदर में आपको सिर्फ DJI NASA का सारा सेट मिलेगा, बट उसमें आपको GPS नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपको बैरोमीटर सेंसर ही मिलेगा, जिससे कि आपका ड्रोन हाइट मेंटेन करके रख सकता है, बाकी आपका ड्रोन स्टेबल फ्लाई होगा। यहाँ पे कोई भी GPS वगैरह या फिर टेलीमेट्री वगैरह आपको नहीं मिलने वाला है दोनों फ्लाइट कंट्रोलर में। अब बात करते हैं कि इन दोनों में से आप कैसे एक को चूज कर पाओगे। तो गाइज यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक को अगर चूज करना है तो यहाँ पे APM का बहुत सारा बेनिफिट है, क्योंकि APM में आप आगे चल के बहुत कुछ लगा सकते हो, और आपको M Lite में भी बहुत सारा बेनिफिट है, आगे चल के उसमें भी बहुत कुछ आप लगा सकते हो, ऐड कर सकते हो। बट अगर आप प्राइस रेंज की बात करें तो 3000 में जो आप बना रहे हो APM से और 5500 में आप बना रहे हो DJI NASA M Lite से, तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि अगर आप APM फ्लाइट कंट्रोलर को यूज करते हो तो उसमें बहुत ज्यादा उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आने वाला है, क्योंकि जो APM फ्लाइट कंट्रोलर है उससे बहुत ही ज्यादा उसमें प्रॉब्लम आता है, और बहुत ही मैंने अलग अलग तरह का प्रॉब्लम उसके अंदर देखा है। चाहे आप उसका सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने से लेकर के, चाहे तो आप फ्लाइट कंट्रोल को प्रोग्राम जब करते हो, चाहे फर्मवेयर अपलोड करने में प्रॉब्लम आता है या फिर आपको स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह का जो प्रॉब्लम है वो देखा जाता है APM फ्लाइट कंट्रोलर में। और अगर आप बिगिनर हो तो आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि आप अगर किसी भी वीडियो को देख करके APM फ्लाइट कंट्रोलर से अगर ड्रोन बनाते हो तो वहां पे आप लोगों को बहुत सारा वीडियो देखना होगा, और प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल अलग अलग तरह का आता है। प्रॉब्लम हर किसी के साथ अलग अलग तरह का प्रॉब्लम है। मैंने खुद भी APM फ्लाइट कंट्रोलर का जो प्रॉब्लम है वो बहुत लोगों का सॉल्व करवाया है, इसलिए मुझे पता है कि बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट कर सकते हैं कि APM बहुत ही अच्छा फ्लाइट कंट्रोलर। यार APM फ्लाइट कंट्रोलर, मैंने शुरू में ही बोला कि हर फ्लाइट कंट्रोलर बहुत ही अच्छा होता है, पर APM में प्रॉब्लम आता है बिगिनर्स को, क्योंकि उनको उतने ज्यादा नॉलेज नहीं होता, उतना ज्यादा आइडिया नहीं होता है। तो अब बात करते हैं अगर बिगिनर्स को लेना है तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि NASA M Lite को ले लो, क्योंकि NASA M Lite में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आता है, बहुत ही इजी आप उसको सेटअप कर सकते हो, और उसका जो फीचर्स है वो बहुत ही परफेक्ट वर्क करता है, बहुत ही मतलब ब्रांडेड क्वालिटी का वो फ्लाइट कंट्रोलर है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम आने वाला है, अगर आप DJI NASA M Lite लेते हो तो उसका जो एप्लीकेशन होता है वो अगर आप Windows 7 में इंस्टॉल कर रहे हो तो इजिली इंस्टॉल कर सकते हो। अगर Windows 10 में इंस्टॉल कर रहे हो तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और बाकी कुछ भी वैसा नहीं है जिससे आपको प्रॉब्लम बाद में क्रिएट हो। तो यहाँ पे अगर आप बिगिनर हो तो NASA M Lite ले लो, और अगर बिगिनर नहीं हो तो APM भी ले सकते हो अगर आप यूज करना चाहो तो। पर मेरे तरफ से सजेशन रहेगा कि आप NASA M Lite यूज करो, क्योंकि NASA M Lite को बहुत ही आसान है, इजी सेटअप करना, बहुत ही इजी सेटअप है और बहुत ही परफेक्ट वर्क करता है। अब बात करते हैं कि अगर आपका बजट
इससे भी ज्यादा है, अगर 6000 का रेंज में आपका बजट है तो आप ले सकते हो पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर विदाउट जीपीएस, बिना जीपीएस और बिना टेलीमेट्री के। आपका जो 6000 के बजट में जो पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर ही सिर्फ आ पाएगा, उसमें भी आपको बैरोमीटर सेंसर ही मिल पाएगा जो कि आपका ड्रोन हाइट मेंटेन करके रख सकता है। तो यहाँ पे अगर पिक्सॉक और नासा एम लाइट की बात करें तो मेरे ख्याल से आप नासा एम लाइट ही ले लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पर भी जो नासा एपीएम फ्लाइट कंट्रोलर और पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर दोनों में ही मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर वो सही से रन नहीं करता है, तो वापस से अनइंस्टॉल करके वापस से इंस्टॉल करना पड़ता है, बहुत तरह का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो आपका पिक्सॉक का ओनली फ्लाइट कंट्रोलर का जो प्राइस है वो 6000 के आसपास में मिल जाएगा, और जो नासा एम लाइट का प्राइस है वो विदाउट जीपीएस आपको 5500 के आसपास मिल जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे नासा एम लाइट ही लीजिए अगर आपका बजट 6000 तक भी है तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि एपीएम, पिक्सॉक और नासा एम लाइट 3 फ्लाइट कंट्रोलर था, जिसमें से आपको अगर एपीएम, अगर आपको नॉलेज ज्यादा है, आपने इससे पहले ड्रोन बनाया है, तो आप एपीएम ले सकते हो, पिक्सॉक ले सकते हो, पर अगर आप बिगिनर हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि नासा एम लाइट फ्लाइट कंट्रोलर बाइक करो। अब यहाँ पे बात आता है कि अगर आपका बजट उससे भी ज्यादा है तो हर फ्लाइट कंट्रोलर के साथ आप जीपीएस यूज कर सकते हो। अगर आप जीपीएस यूज करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ एडवांस फंक्शन मिलने वाला है, जैसे कि सबसे पहला जो है वो है पोजीशन होल्ड। पोजीशन होल्ड आपको मिल जाएगा, आपका ड्रोन जो है वो एक जगह होल्ड आप कर सकते हो उसको बिना ट्रांसमीटर को कंट्रोल किए, आपको कोई भी बैलेंस नहीं करना होगा, सिर्फ आपको जीपीएस होल्ड मोड में लेके जाना होगा ड्रोन को, और ड्रोन जो है आपका वो पोजीशन होल्ड कर लेगा और बिल्कुल एक ही जगह रहेगा जब तक आप उसे इधर उधर करते नहीं हो। तो यहाँ पे हम लोगों को पोजीशन होल्ड मिल जाता है अगर हम जीपीएस का यूज करते हैं तो। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे रिटर्न टू होम और रिटर्न टू लॉन्च, ये दोनों एक ही चीज है, इसको अलग अलग लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं। किसी फ्लाइट कंट्रोलर में रिटर्न टू होम आता है, किसी फ्लाइट कंट्रोलर में रिटर्न टू लॉन्च आता है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये दोनों फंक्शन मिलने वाला है। इसका मतलब है कि अगर आपका ड्रोन जो है वो बहुत ही दूर जा चुका है, आपको पता नहीं है कि वो कहाँ गया, या फिर आप कंट्रोल करके उसे ला नहीं सकते हो, या फिर आपको पता ही नहीं है कहाँ गया है, कितना बहुत दूर चल गया है, और आप चाहते हो कि वो ड्रोन जो है वो ऑटोमेटिक उसी जगह पे आके लैंड हो जाए जहां से हमने उसे लॉन्च किया था, या फिर जहां पे उसका होम पोजीशन है, तो यहाँ पे आपको ये सब फंक्शन जीपीएस से मिलने वाला है। तो गाइस यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर आप एपीएम फ्लाइट कंट्रोलर यूज करते हो जीपीएस के साथ, तो आपका बजट जो है वो 7500 के अंदर आने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप जीपीएस यूज करते हो एपीएम में तो 7500 आपका बजट आएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसी बजट से रिलेटेड नासा एम लाइट, जिसमें हम लोग को 8000 लगेगा अगर आप नासा एम लाइट को जीपीएस के साथ यूज करते हो तो यहाँ पे जो 7500 और 8000 दोनों फ्लाइट कंट्रोलर में लग रहा है। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों फ्लाइट कंट्रोलर में कौन सा लेना चाहिए। तो यहाँ पे गाइज मैं फिर से बताऊं कि आप नासा एम लाइट को लो। नासा एम लाइट को अगर आप लोगे तो आपको 5,500 रुपये ज्यादा एक्स्ट्रा लग रहा है, बट यहाँ पे आपको इसे प्रोग्राम करने में बिल्कुल ईजी रहेगा और आसान रहेगा। अब बात करते हैं कि अगर इससे ज्यादा आपको लेना है, तो इससे ज्यादा अगर आपका बजट है 10,000 के आसपास तक, तो आप पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर ले सकते हो। पिक्सॉक में आपको नासा एम लाइट से ज्यादा अच्छा स्टेबिलिटी मिलेगा अगर आप जीपीएस यूज करते हो तो यहाँ पे अगर आपका बजट उससे ज्यादा है तो आप ले सकते हो पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर, अगर जीपीएस के साथ आपको कोई फ्लाइट कंट्रोलर को यूज करना है उस बजट में। तो यहाँ पे 10,000 के बजट में आपको पिक्सॉक मिल जाएगा, जिसमें आपको नासा एम लाइट से भी ज्यादा अच्छा पोजीशन होल्ड मिल जाएगा देखने को। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि अगर आपका बजट उससे भी ज्यादा है तो आपको कौन सा फ्लाइट कंट्रोलर लेना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे जो सबसे अच्छा फ्लाइट कंट्रोलर है मेरे नजर में, मेरा ओपिनियन है, जो मैंने पर्सनली यूज किया है, वो है नासा MV2 फ्लाइट कंट्रोलर। नासा MV2 फ्लाइट कंट्रोलर जो है वो काफी ज्यादा आसान है उसको सेटअप करना, और उसमें जो स्टेबिलिटी मिलता है वो मेरे ख्याल से, बहुत लोगों का अपना अलग अलग ओपिनियन है, बट मेरा जो सोचना है वो है कि हमें पिक्सॉक से भी ज्यादा अच्छा, अगर आप जीपीएस में पिक्सॉक को फ्लाई कर रहे हो, पोजीशन होल्ड दिए हो, और अगर नासा MV2 को पोजीशन होल्ड दिए हो, तो आपका नासा MV2 जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा पोजीशन होल्ड में। और इसी के साथ साथ अगर आप पिक्सॉक को रिटर्न टू लॉन्च करते हो तो जहां से ड्रोन को लॉन्च किया था वहां से थोड़ा सा अगल बगल वो आकर के लैंड होता है पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर। पर अगर नासा आप यूज करते हो और रिटर्न टू होम के लिए अगर आप यूज करते हो उसको, तो जो फ्लाइट कंट्रोलर है वो बिल्कुल सेम पोजीशन पे आकर के लैंड होता है। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है, बट यहाँ पे आपको नासा MV2 में जो है वो जितना भी फंक्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट वर्क करता है और बहुत ही एक्यूरेट वर्क करता है, वहां पे आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और यही अगर पिक्सॉक की बात करें तो पिक्सॉक भी बहुत ही अच्छा वर्क करता है, बट यहाँ पे जो रिटर्न टू लॉन्च है वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो यहाँ पे आपको, अगर आपको बजट है अगर आपके पास, तो आप नासा MV2 यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि जो बिगिनर्स नहीं है,
तो जो बिगिनर्स नहीं है, बिगिनर्स को तो मेन प्रॉब्लम वही होता है सेटअप, क्योंकि कितना भी अच्छा हम फ्लाइट कंट्रोलर को खरीद ले, कितना भी हम महंगा फ्लाइट कंट्रोलर खरीद लें, हमें उसे सेटअप करने में इजी होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। सपोज दैट आप अगर बहुत महंगा फ्लाइट कंट्रोलर ले लिया, आप नाजा या आप अगर पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर ले लिए और वो बहुत ज्यादा टफ है, अगर उसका जो सॉफ्टवेयर उसको इंस्टॉल करने में आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आपको उसमें आप सही से उसको सेटअप नहीं कर पा रहे हो, फ्लाइट कंट्रोलर तो बहुत ही अच्छा है पर आप सही से सेटअप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है, कभी ड्रोन क्रैश कर जा रहा है, तो कोई फायदा नहीं है आपको महंगा फ्लाइट कंट्रोलर यूज करके। तो यहां पे जो मैं सजेस्ट करूंगा, आप अगर सिर्फ आपको अगर जीपीएस के साथ अगर कोई फ्लाइट कंट्रोलर को यूज करना है, तो सबसे पहले आप यूज करो, अगर आपके पास कम प्राइस है तो यूज कर लो नाजा एम लाइट, अगर आपके पास उससे भी ज्यादा है तो आप यूज कर लो पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर, अगर आपके पास उससे भी ज्यादा बजट है तो आप यूज कर लो नाजा MV2 फ्लाइट कंट्रोलर। अब बात करते हैं जो ड्रोन को बिल्कुल ही एडवांस बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा ड्रोन बिल्कुल एडवांस हो और मेरा ड्रोन जो है वो अदर ड्रोन से, अब तक मैंने जितना फीचर्स बताया था उससे भी ज्यादा एडवांस तरीके से वर्क करे और हम अपने ड्रोन का जो है वो सारा डेटा कलेक्ट कर पाए। अगर मेरा ड्रोन फ्लाई हो रहा है, किस जगह पे भी मेरा ड्रोन फ्लाई हो रहा है, कितने हाइट पे है, उसका स्पीड क्या है, उसको हम कंट्रोल कर पाए, उसका जो कितना मेरा जो ड्रोन है वो कितना लेफ्ट साइड में रोल पिच में झुका हुआ है, कितना उसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, सारा जितना भी इंफॉर्मेशन है वो आप अपने लैपटॉप या फिर अपने पीसी या फिर अपने आईपैड, इन तीनों चीजों में देख सकते हो। तो इसको एडवांस करने के लिए आपको यूज करना होगा, अगर आप एपीएम यूज करते हो या पिक्सॉक यूज करते हो तो इसमें आपको आता है टेलीमेट्री यूज करने के लिए। अगर आप टेलीमेट्री मॉड्यूल यूज करते हो तो एक उसमें से एयर मॉड्यूल होता है और एक होता है ग्राउंड मॉड्यूल। एयर मॉड्यूल जो है वो फ्लाइट कंट्रोलर के साथ अटैच होता है और जो ग्राउंड मॉड्यूल होता है वो आप अपने लैपटॉप के साथ अटैच कर सकते हो और अपने स्मार्टफोन के साथ अटैच कर सकते हो। यहाँ पे हमें दोनों बेनिफिट मिलता है अगर आप एपीएम और पिक्सॉक यूज करते हो तो। और यहीं पे अगर हम बात करें डेटा लिंक के बारे में, नाजा एमलाइट जो है और नाजा V2 ये दोनों DJI का है। तो जो DJI जो बनाता है वो एयर मॉड्यूल और ग्राउंड मॉड्यूल का जो नेम दिया है वो टेलीमेट्री ना दे करके डाटा लिंक दिया है, डेटा का लिंक दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा लिंक मॉड्यूल हम लोगों को यूज करना होता है टेलीमेट्री की जगह में। टेलीमेट्री का जो वर्क होता है वो बिल्कुल सेम वर्क होता है, डेटा लिंक का भी सेम वर्क होता है, दोनों का वर्क बिल्कुल सेम है, नेम यहाँ पे अलग अलग कर दिया गया है। और यहाँ पे अगर नाजा एमलाइट और V2 की बात करें तो यहाँ पे हम इसका जो डेटा लिंक है उसे हम अपने एंड्रॉइड फोन पे यूज नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें चाहिए होगा आईपैड या फिर चाहिए होगा एक पीसी या लैपटॉप। तो यहाँ पे जो यहाँ पे DJI ब्रांड है वो बहुत ही, वो इसलिए इस तरह किया है क्योंकि वो चाहता है कि हर जो मेरा प्रोडक्ट है वो बहुत ही परफेक्ट वर्क करे, तो इसीलिए आईपैड रखा गया और लैपटॉप रखा गया, उसमें आपका जो बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। तो यहाँ पे अगर टेलीमेट्री की बात करें तो जो नाजा एमलाइट है मतलब DJI का जो डेटा मॉड्यूल है वो ज्यादा अच्छे से, डेटा लिंक जो है वो ज्यादा अच्छे से वर्क करता है एपीएम और पिक्सॉक के मुकाबले। पर यहाँ पे अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है जो नॉर्मल लोग नहीं ले सकते। अगर नॉर्मल आपके पास प्राइस कम है तो आप एपीएम को यूज कर सकते हो टेलीमेट्री के साथ में, पिक्सॉक को यूज कर सकते हो टेलीमेट्री के साथ में। अगर आप एपीएम को यूज करते हो टेलीमेट्री के साथ में तो आपको 9000 के बजट में टोटल कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपका फ्लाइट कंट्रोलर, जीपीएस और टेलीमेट्री तीनों चीज रहेगा। तो यहाँ पे 9000 के अंदर आप तीनों को यूज कर सकते हो। अगर आप पिक्सॉक यूज करते हो तो आप तीनों को यूज कर सकते हो, आपका फ्लाइट कंट्रोलर भी रहेगा, जीपीएस भी रहेगा और टेलीमेट्री भी रहेगा, उसमें आप लोगों को 12000 तक लग जाएगा। और अगर यही नाजा एमलाइट के बारे में बात करें तो यहाँ पे फ्लाइट कंट्रोलर भी रहेगा, जीपीएस भी रहेगा और डेटा लिंक भी रहेगा, तीनों को आप यूज कर सकते हो। पर यहाँ पे बजट जो है आपका वो 18,000 रुपए हो जाएगा। और अगर नाजा MV2 फ्लाइट कंट्रोलर और जीपीएस के साथ में और यहां तक कि आप डेटा लिंक को भी यूज कर सकते हो, जिसमें आपका जो बजट है वो 25,000 तक चल जाएगा। क्योंकि जो यहाँ पे जो दोनों फ्लाइट कंट्रोलर का जीपीएस का प्राइस तो बहुत कम है, पर यहाँ पे जो डेटा लिंक यूज हो रहा है वो सिर्फ डेटा लिंक का ही प्राइस 10,000 है। तो गाइस यहाँ पे आप किसी भी, चाहे एमलाइट के साथ यूज करो चाहे MV2 के साथ यूज करो, दोनों के साथ अगर आप डेटा लिंक यूज करते हो तो अलग से आपको डेटा लिंक लेना पड़ेगा और उसका प्राइस जो है वो 10,000 है। तो यहाँ पे हम लोग का जो बजट है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। और अगर आपके पास आईपैड नहीं है तो आपको लैपटॉप या पीसी के साथ कनेक्ट करके उसको यूज करना होगा, वरना फिर आपको आईपैड चलाना पड़ेगा, आईपैड लेना पड़ेगा। तो ये बजट बहुत ही ज्यादा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, बट जो इसका परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अदर फ्लाइट कंट्रोलर से बहुत ही अच्छा है। तो गाइज यहाँ पे अगर आपको टेलीमेट्री के साथ यूज करना है तो आप अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको टेलीमेट्री के साथ यूज करना है तो आप एपीएम या पिक्सॉक ले सकते हो अगर आपका बजट कम है तो। और ये जो टेलीमेट्री है उन्हीं लोगों को यूज करना है जो इससे पहले फ्लाइट कंट्रोलर को यूज कर चुके हैं, जीपीएस के साथ यूज कर चुके हैं और ड्रोन को अच्छे से फ्लाई करना आता है, वही टेलीमेट्री, क्योंकि टेलीमेट्री में बहुत सारा हमें एडवांस फंक्शन मिलता है।
तो कम बजट है तो आप एपीएम और पिक्सो ले सकते हो टेलीमेट्री के साथ अगर कंट्रोल करना है तो। और अगर टेलीमेट्री के साथ कंट्रोल अगर आपको एडवांस तरीके से करना है, आपका बजट बहुत ही ज्यादा है, तो आप एम लाइट या V2 यूज कर सकते हो। अब यहाँ बात रही 2-3 चीजों से, अगर हम परफेक्ट एक चीज को हम कराना चाहें, एक टास्क को कराना चाहें कि हम किस फ्लाइट कंट्रोलर से, जैसे कि अभी जो मैंने एक वीडियो बनाया था फ्लावर ड्रॉपिंग, तो बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि एक फ्लावर ड्रॉपिंग के लिए कौन सा जो है वो अच्छा रहेगा फ्लाइट कंट्रोलर। तो यहाँ पे अगर फ्लावर ड्रॉपिंग के लिए आपको लेना है तो आपको V2 यूज करना है। गाइस V2 क्यों यूज करना है? क्योंकि V2 का जो जीपीएस है और पोजीशन होल्ड है वो हर फ्लाइट कंट्रोलर से अच्छा है। तो यहाँ पे आपको कम बजट में V2 का जो बजट है उस बजट रेंज में आपको जीपीएस पोजीशन होल्ड बहुत ही अच्छा मिलता है और रिटर्न टू होम पोजीशन भी बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आप जिस जगह पे ड्रोन को फ्लाई कर रहे हो वहां पे पब्लिक बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर आप कैमरा के लिए यूज कर रहे हो चाहे फ्लावर ड्रॉपिंग के लिए यूज कर रहे हो, अगर आप पब्लिक के बीच में यूज करते हो तो ये दोनों चीज बहुत ही परफेक्ट तरीके से वर्क करना चाहिए। क्योंकि आप जो जब भी ड्रोन को यूज करोगे, चाहे तो आप किसी हॉल के अंदर यूज करोगे, चाहे तो किसी टेंट के अंदर यूज करोगे जहां पे जो पंडाल होता है उसके अंदर यूज करोगे, और उसी जगह पे यूज करोगे जहां पे पब्लिक होता है, तो वहां पे आपका जो पोजीशन होल्ड है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए और आपका ड्रोन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वर्क करना चाहिए। अगर आपका ड्रोन जरा से भी मिस्टेक करता है या फिर जरा से भी अगर आपके ड्रोन के साथ किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो वहां पे जितने भी लोग रहेंगे उन लोगों को बहुत तरह का प्रॉब्लम हो सकता है और ड्रोन क्रैश भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है वो हमें ज्यादा फंक्शन का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि हम जब ड्रोन को कंट्रोल करते हैं किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, जैसे फ्लावर को ड्रॉप करने के लिए या फिर कैमरा को यूज करने के लिए, तो वो एक हॉल के अंदर होता है, एक जगह के अंदर होता है, एक छोटा सा जगह होता है जहां पे आपको उसको कंट्रोल करना होता है। तो आप वहां पे डायरेक्टली अपने आंख से देख के उसको कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको टेलीमेट्री का जरूरत नहीं पड़ता है, आपको सारा इंफॉर्मेशन जो फ्लाइट कंट्रोलर के साथ एलईडी आता है, आरजीबी एलईडी जो इंडिकेट करता है उसी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे फ्लावर ड्रॉपिंग के लिए सबसे बेस्ट रहेगा V2, क्योंकि उसका जीपीएस होल्ड बहुत ही अच्छा होता है। और जब आप किसी भी पर्सन के ऊपर जब फ्लावर को ड्रॉप करते हो तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है कि पोजीशन होल्ड का यूज करना पड़ता है। मैनुअली आप कंट्रोल करके एम नहीं बैठा पाओगे, वहां पे आपको जीपीएस होल्ड का ही यूज करना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पे V2 मेरे लिए सबसे अच्छा है, V2 को आप यूज कर सकते हो, और अगर बजट कम है तो एम लाइट को यूज कर सकते हो। गाइज आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। गाइज ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने अपने हिसाब से दिया, क्योंकि मैंने अब तक जो भी फ्लाइट कंट्रोल यूज किया है और जो लोगों से प्रॉब्लम सुनने को मिलता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, इस फ्लाइट कंट्रोल में ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि किस किस तरह का प्रॉब्लम किस फ्लाइट कंट्रोल के साथ आता है और कौन सा फ्लाइट कंट्रोल कितने अच्छे तरीके से वर्क कर पाता है। गाइज यहाँ पे हर अलग अलग यूट्यूबर का अलग अलग अपना सोच होता है, अलग अलग अपना फ्लाइट कंट्रोलर का जो चॉइस होता है, तो यहाँ पे मैंने अपना चॉइस रखा। आप लोग आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो भाई वीडियो को एक लाइक कर देना, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बता देना। कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट कर सकते हो। और इन सभी फ्लाइट कंट्रोलर में अगर सेटअप करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डायरेक्टली फोन कॉल पे बात कर सकते हो और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हो। फोन कॉल पे कैसे बात करना है इस वीडियो में, इसके रिगार्डिंग मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, लिंक को उस वीडियो को देख करके आप मुझसे डायरेक्टली फोन कॉल पे बात कर सकते हो। और आई होप इस फ्लाइट कंट्रोलर में जितना ही प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर सकूं और आप लोगों का जो ड्रोन है वो पूरा कंप्लीट हो सके। गाइस मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।